मैंने आपको गुप्तकाल बता दिया और आपके सिलेबस में गुप्तकालीन कला है क्या? लेकिन इससे पहले मेरी दो बात सुन लो। क्या भारत में गुप्तकाल को स्वर्णकाल कहते हैं? राजनीतिक दृष्टि से स्वर्णकाल कौन सा काल है बताइएगा? बताइएगा। मौर्य काल। और आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत में स्वर्णकाल कौन सा है? मौर्योत्तर काल। लेकिन कला, साहित्य और विज्ञान में ओके, तो ये बात जो है मुझे बतानी है पहले, क्योंकि कई बच्चे गुप्तकाल को बस स्वर्णकाल पढ़ लेते, किसमें स्वर्णकाल है ये बात नहीं पढ़ते। आपके तो पढ़ रहे लेकिन उधर दिखाई नहीं देता। क्लास में फीस उन्होंने भी दी है बेटा। तो सबसे पहली बात है राजनीतिक एकीकरण की दृष्टि से कौन सा काल है? मौर्य काल। जबकि आर्थिक विकास, व्यापार, वाणिज्य की दृष्टि से स्वर्णकाल, इसमें दोस्तों मौर्योत्तर काल, अर्थात इसमें नाम आ जाए जैसे कुषाण काल, सातवाहन काल, संगम काल, तो ये सब मौर्योत्तर काल की विशेषता है ये तीनों। और कला, विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में स्वर्णकाल, के क्षेत्र में स्वर्णकाल, तो ये कौन सा है दोस्तों? गुप्तकाल। तो ये ध्यान होना चाहिए और इसको उतार भी लो, मेरे को लग रहा है, क्योंकि अंधी बात करने में गुप्तकाल के साथ ही चीजें जोड़ के पूछ सकता है। लिख दिया? ओके। अब अपनी बात आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सिलेबस में है गुप्तकालीन कला एवं स्थापत्य, तो इसको मैं एक साथ ही ले रहा हूं, क्योंकि वास्तव में बिंदु एक ही है, दो टुकड़े कर दिए इसके। कला हमेशा कई रूप में प्रकट होती है। कला का ही भाग है स्थापत्य कला, कला का ही भाग है मूर्ति कला, कला का ही भाग है स्तूप या चित्रकला, कला का ही भाग है स्तूप। तो हम इसको कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? गुफा कला एवं चित्रकला, क्यों करते? तो इस प्रकार से चार भागों में तोड़कर हम इसको पढ़ेंगे। और हाँ, कुछ बात संगीत कला की भी करेंगे, संगीत कला की भी बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है गुप्तकालीन कला और स्थापत्य का, ये इतनी भागों में हम लोग 5 भागों में इसको पढ़ें। अब मैं सबसे पहले शुरुआत करूं स्थापत्य कला की, तो मैं दोबारा हेडिंग डाल रहा हूं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब है गुप्तकाल में एक नया प्रयोग, नई बात, स्थापत्य कला की नई विशेषता, ऐसी विशेषता जो इससे पहले नहीं थी और इसके बाद भारत की पहचान बन गई, और वो विशेषता जिसके बिना भारत का नाम दुनिया में अधूरा है, और वो विशेषता स्थापत्य की गुप्तकाल में शुरू हुई, उसका नाम है मंदिर। मंदिरों का सबसे पहले निर्माण गुप्तकाल में हुआ, और आज मंदिर भारत की स्थापत्य कला के सबसे बड़े परिचायक हैं, पहचान है। यदि मंदिरों को छोड़ दें तो भारत की पहचान समाप्त हो जाएगी। लेकिन गुप्तकाल से पहले मंदिर नहीं है, एक भी नहीं, कछु भी नहीं। सबसे पहले मंदिरों का निर्माण गुप्तकाल में शुरू हुआ। तो गुप्तकाल की स्थापत्य कला का सबसे प्रमाणिक प्रतीक है मंदिर। मंदिर निर्माण सर्वप्रथम गुप्तकाल में शुरू हुए, गुप्तकाल में शुरू हुए। इससे पहले मंदिर नहीं है, इसके बाद मंदिर ही मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर, मोटे मोटे मंदिर, पहले चपटे चपटे मंदिर, फिर ऊंचे ऊंचे मंदिर, कई शैलियों के मंदिर, नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर, बेसर शैली के मंदिर, पंचायतन शैली के मंदिर। बात करेंगे सबकी, सबकी बात करेंगे, करनी पड़ेगी, वरना मंदिर नहीं बनेंगे। तो मंदिरों में गुप्तकाल के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों को दो भागों में बांट सकते हैं। इनकी जो शैली है वो ओनली नागर शैली, वो भी बाद में, पहले इसको दो भागों में बांटेंगे, फिर नागर शैली आएगी। तो सबसे पहले जो मंदिर हैं वो है दोस्तों सपाट छत वाले मंदिर, ये सबसे पहले आए थे मंदिर। फिर दूसरी बार आई नागर शैली अर्थात शिखर युक्त मंदिर, जो आजकल के मंदिर देखते हैं वैसे मंदिर, शिखर वाले मंदिर। तो सबसे पहले जो मंदिर बने वो सपाट छत वाले बने। सपाट छत की जो मंदिरों की शुरुआत हुई वो भी गुप्तकाल में हुई, बाद में शिखर वाले भी गुप्तकाल में बने। ये मंदिर आज भी मिलते हैं, ये वाले भी, वो वाले जो गुप्तकाल में सबसे पहले बने थे वो मंदिर आज हैं, सारे तो नहीं, कुछ है उनमें से। हमें तो ये नहीं पता कि वास्तव में कितने मंदिर बने थे, लेकिन फिर भी कुछ बचे हुए इनमें से भी, उनमें से भी। तो उनमें से मैं बात करूंगा मंदिरों की। आप यहाँ तक उतार लो फटाफट, एक एक करके, फिर सपाट छत के मंदिरों के दर्शन कर लो, फिर गाँव जाओगे। फिर बड़ा बना दो, लिख दिया? ओके, मैं ले लूं मंदिरों को, नेट चल रहा है क्या इसमें?
वायर कनेक्ट नहीं है, एक बार मैं देखिए ट्राई करता हूँ, वो ऑन कर लेंगे। वो सर, वो सर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, तो चलाओ ना। ओके मैं चेक कर लिया, चल रहा है तो बस अब काम हो गया अपना। मंदिर दिखाऊंगा तुम्हें मैं, जो भी है गुप्तकाल वाले उनके बारे में विशेषता बताऊंगा, तुम फटाक से दर्शन करके भाई मत लगाना, लाइन लोन में मत लगाना बस। मंदिर स्थापत्य जो शैली है दोस्तों, उस स्थापत्य शैली की विशेषताएं हैं दोस्तों, और इनकी मंदिर स्थापत्य शैली की विशेषताओं में सबसे पहले एक होता है चबूतरा, दूसरा मुख्य गर्भगृह जिसमें होती है मूर्ति, गर्भगृह के अंदर ही क्या होगी, मुख्य मूर्ति। इस गर्भगृह के गेट के सामने होता है खाली बैठने का क्षेत्र, बोलते हैं मंडप, और जो द्वार होता है मंदिर का उस पर अलंकृत अलंकृत स्तंभ होते हैं गेट पर, दोनों साइड पत्थर के, ज्यादातर इन पे गंगा यमुना की मूर्तियां होती हैं उत्कीर्ण। और फिर एक होता है मूर्ति के चारों ओर घूमने का प्रदक्षिणा, दक्षिणा आएगा, ये ले तो दक्षिणा करते हैं, पथ बोले तो परिक्रमा पथ। ये विशेषता अमूमन सब मंदिरों की होती है, लेकिन सातवीं मांगलिक, प्रत्येक मंदिर में मांगलिक अंकन मिलता है, मांगलिक अंकन, जैसे कहीं कहीं स्वास्तिक, कहीं कहीं ओम, कहीं कहीं श्री वृक्ष, कहीं कहीं स्त्री पुरुष की प्रेम युक्त मूर्तियां, प्रेम करती हुई स्त्री पुरुष की मूर्तियां एकदम चिपटे हुए। ये भी मंदिर गुप्तकाल में विशेषता, हंसो मत, खजुराहो के मंदिरों को देख लो, राजस्थान के मंदिरों को देख लो, ये विशेषता है और तुम्हें देखनी है, लिखनी है, याद भी करनी है, क्योंकि मांगलिक संकेत है। यदि इसका मतलब कहीं पर भी आपको कोई जोड़ा पास में अपने आप को सिकोड़े में बैठे महसूस हो तो ये मानो आपका काम सिद्ध हो जाएगा, ये मांगलिक संकेत है। स्वास्तिक की ओम, श्री वृक्ष, स्त्री पुरुष की प्रेम युक्त मूर्तियां, ये मंदिरों की विशेषता है। मंदिर स्थापत्य शैली तभी पूर्ण होगी जब उसमें ये 6 विशेषताएं, ये 7 ही कहां से आई, 6 तो थी, तो 6 विशेषताएं होगी तो ही मंदिर बनेगा, वरना मंदिर नहीं बनेगा। अब आप अपने घर में 2 पत्थरियों खड़े कर लिए, एक पत्थर पट्टिका के और मूर्ति तरफ, मंदिर है ना? नहीं, मंदिर ये है, मंदिर की विशेषता है। इनमें से एक भी कम है तो मंदिर नहीं, तो फटाफट उतारो, उतारने का काम तुम्हारा। और तुम सारे मंदिर में गए हो इसलिए मैं ज्यादा इसमें समझाऊंगा, क्या मेरे से ज्यादा जानते हो। एक होगा चबूतरा, चबूतरे पर होंगे कुछ कमरे, बीच वाला कमरा गर्भगृह कहलाता है जिसमें होती है मूर्ति, उसके सामने वाला कमरा मंडप कहलाता है जहां होता है सत्संग, और फिर मूर्ति के चारों ओर घूमने वाला मार्ग होता है परिक्रमा पथ, और जिसमें मूर्ति होती है उसके मेन गेट पर पत्थर की बड़ी हुई चौखट, चौड़ी चौड़ी, जिन पर गंगा और यमुना पानी लेकर के उड़ेलती मिलेगी। और लास्ट बात, मांगलिक अंकन मंदिर पर होंगे। तो ये तो आप लोग होशियार हो तो सब कुछ क्लियर है, मंदिर देखा भाई, कोई नई बात होती तो मैं दिखाता कि इसको तो क्या दिखाऊं। अरे वाह, चलो तो भाई सिंपल ही ले लो अपने तो। समझ में आ गया? अरे बावलो ये चबूतरा है, इसमें क्या समझना, ये चबूतरा है, चबूतरे पर ये सीढ़ी है, चलो क्या, पहली सीढ़ी, ये दूसरी और ये तीसरी, गेट में एंट्री, बाहर वाला जो कक्ष है वो कहलाता है अर्धमंडप, अर्धमंडप आगे वाला पूरा देखो खंभे लगे हुए ये रहे, और खंभों से बना हुआ ये मंडप, ये क्या है मंडप, और मंडप के बाहर ये जो मेन गेट है इसका गर्भगृह का, तो ये हो गया गर्भगृह, और इसी गर्भगृह के अंदर ये लगी मूर्ति, किसकी मूर्ति है, ये देखो शंकर भगवान की, दिख रही है क्या, शिवलिंग है, तो ये मूर्ति के ऊपर ये चोटी जिसको कलश रखा रहता है, आमलक कहते हैं शिखर, ये अपने काम के नहीं मंदिर, क्योंकि कई बार सपाट छत वाले मंदिर भी होते हैं। तो इतनी बात नहीं, गर्भगृह के यहाँ चारों तरफ मूर्ति के परिक्रमा पथ होता है, जो कि आपने समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने नहीं दे रहा। ओके, अब दोस्तों मैंने आपको बात बता दी है, अब सबसे पहले मैं सपाट छत वाले मंदिर लेता हूं। सपाट छत वाले मंदिर लिखना मत अभी कोई नहीं लिखे, मैं क्योंकि रट्टे मारूंगा 1 मिनट। सपाट छत के जितने भी मंदिर मिले हैं सुन लो ध्यान से, कि यहाँ चबूतरा बहुत ही सिंपल है जी, मंदिर बनाना, चबूतरा और चबूतरे पर जाने के लिए बनी हुई सीढ़ियां, ये लो। इसके बाद में मंदिर
और मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत सिंपल, उसमें लगे हुए पिलर अर्थात ये वाला इलाका जो छत से बना हुआ है ये है मंडप, इसके बाद में दूसरा पीछे वाला, और ये दोस्तों मैन गर्भगृह यहाँ मूर्ति, और ऊपर टंगी हुई है ध्वजा, बन गया मंदिर। ये मेन एंट्री है, ये पिलर लगे हैं, ये खाली दालान है, दालान खाली जगह, खाली क्षेत्र जिस पर छत तो है, एक दो तरफ से दीवार है, बाकी खाली पड़ा है। मंदिर के मूर्ति के ठीक सामने, हालांकि मूर्ति के ठीक सामने गेट और भी है, जो गेट बाहर वाला होता है उसे कहते हैं ड्यूटी, ड्यूटी यानी कि द्वार, और उस द्वार पर स्तंभ और स्तंभों पर लगे हुए हैं गंगा और यमुना की मूर्तियां। ठीक है, तो ऐसा होता था। अब ये कितने मंदिर मिले सपाट छत वाले? तो ये दोस्तों 4 मंदिर प्राप्त होते हैं आज। गुप्त काल में सपाट छत के 4 मंदिर प्राप्त होते हैं। कितने मंदिर? 4 मंदिर प्राप्त होते हैं, और चारों ही मंदिर एमपी से प्राप्त होते हैं। चारों मंदिर कहां से? एमपी से। रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, समझने की बात करना। बात तीगवा की है दोस्तों, तीगवा के विष्णु जी, और एक दिन उन्होंने नाचती पार्वती को घुर के देख लिया। किसने? विष्णु। बुमरा के बोले शिव को इस बात का पता लग गया। किसको? शिव को। उन्होंने रण में, रण का मतलब इन्होंने एक रण में विष्णु को वराह बना दिया। वराह का मतलब सुअर, सुअर कछुआ नहीं, डायरेक्ट सुअर। दोबारा सुनो, सुना क्या? तीगवा का कौन नाचती किसको देखा? और देखता ही रहा। हालांकि बोले हैं शिव, लेकिन बैठे थे बुमरा में, उन्होंने देख लिया कि बेटा तू देख, और उन्होंने एक रण में विष्णु को क्या बना दिया? ये 4 मंदिर है, तीगवा का विष्णु मंदिर। और तो इनका अर्थ बता देता हूं। तीगवा एमपी का विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर पहला मंदिर है। दूसरा नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर। तीसरा बुमरा का शिव मंदिर, शिव मंदिर। और चौथा एरण का वराह है विष्णु मंदिर। ये सपाट छत के सिर्फ 4 मंदिर है। कौन कौन से? तीगवा का विष्णु, नचना कुठार की पार्वती, बुमरा का शिव, और एरण का, तो याद होगा ये 4, ये 5 में मिलाना मत, क्योंकि बाकी के नागर शैली के शिखर वाले मंदिर है जितने भी हैं, सपाट छत के 4 ही मंदिर है। कौन कौन से बताओ? तीगवा का, नचना कुठार का, बुमरा का, और एरण का वराह विष्णु मंदिर। ये लो, तुम्हें याद भी होगा। जब तो कहता हूं कुछ तो बात है, कुछ तो तुम में खास है, ये मानना पड़ेगा। कुछ तो बात है, कुछ तो तुम, हर किसी में कुछ खास है, बस तुम पहचानो अपने आप को, क्योंकि बहुत खास है। और बेटा तुम तो पूरे ही खास हो, इसलिए याद करो। तो याद हो भी गए। अब मेरा काम तो कितना आसान होगा, तो नाम लिख दो उनके सपाट छत वाले फटाफट। ये वाला लिख देना, ये वाला, ये मैं मिटा रहा हूं। चलो मेरा क्या जाता है। आपको एक बात तो लग रही होगी कि मेरे साथ आप तो लगभग 1.5 महीना हो गया, कभी राष्ट्रीय आंदोलन, कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी कोई और, कभी गांधी जी। मैं तो यूं इंटरेस्ट के साथ चलता रहा, इतिहास के काल बदलते रहे, कभी लक्ष्मीबाई आई, कभी चांद टोपे आए, कभी राजा राम मोहन राय, कभी विवेकानंद। लेकिन मेरा सुरताल वही रहता है, हर कहीं हर काम में इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं, और तभी याद होता है। वरना इतिहास बड़ा बेवफा, रात को बड़ा सुबह सफा। सभी लोग कहते हैं इतिहास बहुत टफ है, मैं कहता हूं इतिहास सबसे सरल है, मजा इतिहास में आता है। कई क्लास के बच्चे तो कहते हैं सर बोर नहीं होते आपकी क्लास में, आप लोग तो हो जाते हो। नहीं होते, अच्छी बात है। बस एक दिन 4 घंटे पढ़ाया था तुम्हें, बोर तो नहीं हुए थे, क्योंकि उपासी मारे नहीं थी, बस एक आध सो गई थी, अलग बात है। दोस्त आपका नहीं है, ये टेम ही ऐसा है दोपहर का, आई जाती है। एक दिन एक क्लास में, सुनते रहो तुम, लिखते रहो। हाँ, एक दिन एक क्लास में एक लड़की झटके खा के सो रही थी। मैंने कहा बेटा आराम से सो जा, जाग जा। तो उसने तमक के मुझे कहा कि सर नींद का क्या हो? तो आई जाती है आपको भी, आप भी तो काली मिर्च इसलिए खाते रहते हो, नींद भगाते हो। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। मेरे हिसाब से मुख्य समाचार तो इन मंदिरों के समाप्त हो गए, फिर भी छोटे समाचार बारीकी से और ले लेते हैं, अलग अलग हेडिंग डाल करके आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, खास बात लिख देते हैं, और तो क्या करेंगे। तो लिख दिया क्या सबने? ओके, तो प्यारे आज बताओ किसके दर्शन करोगे सबसे पहले? दिगवा ही चलते हैं। दिगवा का विष्णु मंदिर, ये सपाट छत का पहला मंदिर है। और जबलपुर जो है ना, जबलपुर एमपी में स्थित जिला जबलपुर है, गांव तिगवा। तो इसको पूरा लिखो तो तिगवा ऐसे लिखो मैं, है ना, तिगवा जबलपुर एमपी, एमपी स्थित सपाट छत का पहला मंदिर है। प्रथम मंदिर, मंडप के स्तंभ एवं गर्भगृह शेष। बस हो गया।
में आ गए, छोड़िए। है ना, इसलिए तो बहुत जरूरी है। और 8 बजे तक है, 8 नहीं हुआ, 7 लिख लिया। मंडप के स्तंभ एवं गर्भगृह शेष हैं, मतलब बाकी तो खंडर मंडर होने की कोशिश में है, तो देख लो आप, मैं क्या बताऊंगा, आप ही देखो मैडम। मैंने तो डाला तिकवा का विष्णु मंदिर, याद है, ये देख लो, देख लो सर, ये भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी देख लो, इतना ही बचा है। ये मंडप है, मंडप की स्तंभ, स्तंभ 2 दिख रहे हैं ना, और पीछे गर्भगृह, बस, और बाकी का नष्ट हो गया। ध्यान रखना, छत सपाट है, कोई शिखर है क्या, सपाट, और कुछ बनाए हुए चित्र वित्र, पत्थरों का बना है, ईंट नहीं लगी इसमें कहीं, चुनाई भी नहीं है, चुनाई भी नहीं है, पत्थर है, रखते एक दूसरे पे, बढ़िया मंदिर, पहले यूं बनाते थे। तो आपको देख लिया और समझ में आ गया, ओके, दर्शन कर लिए। आपको गुरु जी दिखाई नहीं दिए, कौन थे, कोई ना, यो देख लो, ये रहे विष्णु जी मंदिर की मूर्ति, दिखवा के विष्णु मंदिर का इतिहास, पूरा इतिहास आ गया। कोई ना, ये लो, तो चाहे इसको ऐसे देखो या वैसे देख लिया आपने, दर्शन हो गए हैं, बस ठीक है। मूर्ति ये रही, इसको ऐसे भी देख सकते हो। मुख्य बात वही है, बात खत्म करो और दूसरा मंदिर की हेडिंग डालो अपने। दूसरा मंदिर कौन सा, नचना कुठार, तो डालो हेडिंग, मैं क्यों डालूं, मैं तो एक ही लाइन में आपको लिखा दूं, नचना कुठार पन्ना, जिला पन्ना है बेटा, पन्ना। तो मंदिर नंबर 2, सपाट छत वाले पढ़ा रहा हूं अभी, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर, का पार्वती मंदिर। यहां दोस्तों ये मंदिर नचना कुठार पन्ना एमपी में, इसमें मंडप युक्त, सॉरी उल्टा हो गया, स्तंभ युक्त मंडप आकर्षक है। यहां मूर्ति वास्तव में शिव और पार्वती दोनों की है, लेकिन पार्वती की मूर्ति खास होने के कारण इसका नाम ही पार्वती मंदिर पड़ गया। हाँ जी, लिख दिया जी, तो कर लो दर्शन, तुम भी चाहो तो देख लो, कुछ खास बात लगे। छोटा सा है, ओके, और देखना चाहते हो तो इसका, ये पार्वती मंदिर का थोड़ा पास का देख लो, आपको ड्यूटी स्तंभ जो है वो खास लगेंगे। ये रही ड्यूटी, अर्थात गेट के पास में जो ड्यूटी है, मतलब मेन गेट की एंट्री पर जो 2 बड़े बड़े पत्थर के लगाए जाते हैं, चौखट चौड़ी होते हैं, इन पे चित्र है, अभी स्त्री पुरुष के चित्र है, ये मंगल के प्रतीक है तो है, बस ये गंगा जी है, ये यमुना जी है तो है, इधर भी वो मंगल के चित्र है, जिसमें लगभग लगभग नग्न अवस्था में स्त्री और पुरुष है दोनों साइड। मंदिर की बात है, मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, चले पीछे, हो गए दर्शन, चलो जी। तीसरा मंदिर कौन सा जी, बुमरा का शिव मंदिर। कहां है दोस्तों, सतना, तो ये कहां है, बुमरा, जिला सतना एमपी। एक मुखी शिवलिंग है, आकर्षक मूर्ति है। वही बात लिखने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण मंदिर पाषाण युक्त है, पत्थरों के बने, सारे अभी तक पत्थरों के। सभी मंदिरों में चाहे तो लिख सकते हैं सपाट छत है, जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि सपाट छत वाले पढ़ रहे हैं। लिख दिया जी, लिख दिया तो देख लो, मूर्ति खास है, यही कुछ बात है, बाकी तो सेम। शिवलिंग है, उस पर ये मुख बनाया हुआ है, यही खास बात है। आज सोमवार है, दर्शन हो गए, ठीक है। मुख्य मंदिर को बाहर से देखना चाहते हो तो आकार यूं है,
जर्जरी तक, पत्थर के ब्लॉक्स, नो चुना, नो सीमेंट। ये बनावट है उस समय की, लेकिन आज से करीब 1800 1700 साल पहले बना हुआ है मैडम। आप वहां से उस पे बैठा हुआ, तू पहचान कौन है ये? मुझे लगता है तेरा देखा देखा लगता है। नहीं, उस जमाने में जब इन मंदिरों की साफ सफाई होती थी तो उस समय की तस्वीर है। ठीक है दोस्तों, अब इसको रिपेयर के बाद ऐसा बना दिया गया। अब रिपेयर के बाद चूंकि ये जर्जरी तो नहीं जा रहा था, तो अब रिपेयर कर दी गई है। दिख रहा है इसमें चुना वुना लग चुका है? नहीं है, जंगलों से नहीं बना, जंगले आप लगा दिए। हाँ जंगल में है, तो ये क्षेत्र अब जंगल है, मंगल नहीं है। खास बात ड्यूटी, ये गंगा यमुना ये पक्का मिलेंगे। मैंने बताया द्वार के पत्थर पर एक और गंगा एक और यमुना, मांगलिक है, ऊपर मांगलिक है, ये मंगल लेकर के बैठी हुई कन्या है, और यहाँ कन्या और कन्या का प्रेमी। ये मंगलिक चीजें हैं, हंसो मत है। कई कई सोचते हैं अरे मंदिर में भी देखो कैसा अंग प्रदर्शन चल रहा है। अरे भाई मांगलिक चीजें हैं, ये मांगलिक चीजें, तो तुम चिड़ो मत। ओके, चौथा एरन। एरन का वराह विष्णु मंदिर सागर जिले में। एरन सागर एमपी स्थित विशाल वराह अवतार की मूर्ति स्थापित है। पृथ्वी को जलमग्न होने से बचाते विष्णु के वराह अवतार से संबंधित लिख दिया। तो विष्णु जी हैं। एक बार की बात है, भयंकर ब्रह्मांड में जल प्रलय होगी, पृथ्वी भी डूबने जा रही थी। पृथ्वी ने जल प्रलय में डूबने से पहले भगवान को याद किया, बचा ले तेरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो सृष्टि के मालिक सृष्टा विष्णु जी ने कहा कि कोई ना, मैं आ रहा हूं। और इसके बाद पृथ्वी जो कि नारी रूप में दांतों से लटकी हुई है, ये रही। वे आए विशाल का सुअर के रूप में, वराह के रूप में, पृथ्वी को बचा लिया। तो ये बहुत ही बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी कि शुरू में इसके छत पर डाली गई थी, लेकिन इतनी ऊंची छत थी, उड़ गई, लंटर तो था नहीं, इसलिए ये खुद ही खुले में खड़े, देख लो बोले छत है क्या? नहीं है, जबकि चारों तरफ दीवारें हैं। लेकिन विष्णु भगवान है ही बड़ा, बहुत बड़े हैं। ये देखो मूर्ति में पेड़ भी छोटे पड़ रहे हैं, मूर्ति ऊंची जा रही है। तो विशाल मूर्ति, विशाल वराह के रूप में। मैंने लिखा दिया, इसका सारांश पढ़ लो, एक बार देख देख के पढ़ लो, एक लाइन पढ़ो, फिर देखो, फिर पढ़ो, याद हो जाए। मैं सोचूं कि आपको समझ में आ गया? आ गया ना? होशियार तो थे ही आप। यस, हम भी कर रहे हैं। हालांकि मंदिर जो है उसमें कुछ स्तंभ बचे हैं, मंदिर का गेट भी बचा है जिसके पास में ये मूर्ति भी विष्णु जी की। तो यदि मैं बैक लूं तो गेट वाला हिस्सा भी मैं दिखा दूं। ये देखो यहाँ पे ये अर्थात वराह की मूर्ति के ठीक साइड में विष्णु जी की मूर्ति भी है, और गेट बचा बस। ये 1 2 3 4 पिलर है, इनकी छत टिकी हुई है, बाकी छत गई तो जान दो। आपने तो दर्शन कर लिया ना। ये दोनों की 7 मूर्तियां देख सकते हैं। ये लो, वराह अवतार और विष्णु अवतार की, विष्णु जी और वराह की दोनों 7 मूर्तियां देख पा रहे हैं। ये विष्णु जी की वो मूर्ति, आगे ये वराह रूप में। धार्मिक संदेश है, बचाने का संदेश है। तुम लोगों को भी, महिलाओं की बात कर रहा हूं, जब डूबने का डर लगे याद कर लेना, लटक जाना,
परीक्षा में पास हो जाओगे, यदि डूबने का डर लगे तो पास हो रहे हो तो ठीक है, कर लिया दर्शन। चलो तो सपाट छत के मंदिर हो गए खत्म, हेडिंग डालो शिखर युक्त मंदिर। शिखर युक्त मंदिर। और ये मंदिर से दोस्तों भारत में एक नई स्थापत्य शैली लेकर के आया है जिनको कहते हैं नागर शैली। इनकी खास बात यह है कि इसमें जो गर्भगृह है उसके ऊपर एक शिखर का निर्माण किया जाता था। और जो शिखर होता था उनके ऊपर कलश, और ये इस प्रकार से। ये खास बात इसकी यह है दोस्तों कि जहां मूर्ति होगी, ये मूर्ति उसके ठीक ऊपर, अर्थात जहां मूर्ति होगी, जैसे मान लो यहां मूर्ति है तो ये इसके ऊपर होगा। ये एक सिद्ध में होना आवश्यक है। नागर शैली की सबसे बड़ी बात यही है। इसे आमलक कहते हैं। शिखर मतलब आमलक, मोटा वाला हिस्सा आमलक। और ये यहां कलश होगा। कई मंदिरों में धातु कलश है, ज्यादातर धातु है। कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सोने का कलश, वरना चांदी का, नहीं तो तांबे का तो पक्का, यदि मंदिर बड़ा हो तो कलश। और मैंने बताया कि ये जो गोल गोल घेरा होता है ये कहलाता है आमलक। और इसके बाद ये गर्भगृह। अब गर्भगृह के पास में कक्ष एक ही नहीं है, एक चबूतरे पर है। और चबूतरे पर इसके गेट के सामने, जैसे मान लो कि गेट है तो इस गेट के सामने यहां पर एक ऊपर उठा हुआ एक और कक्ष होता था, पिलर पिलर ही पिलर जिसमें होते थे, इसे कहते थे मंडप। मंडप जो होता था दोस्तों उसके ठीक आगे यहां थोड़ा सा कम उठा हुआ कक्ष होता था, इसे कहा जाता था अर्ध मंडप, कहा जाता अर्ध मंडप। और ये सब बने होते हैं एक चबूतरे पर, जिस पर चढ़ने के लिए होती हैं सीढ़ियां। अब मान लो कि मंदिर ऊंचा है और उसके छोटे छोटे कई शिखर बना बना करके यूं उसे और ऊंचा उठाया गया, शिखर छोटे छोटे, इन्हें कहते हैं श्रृंग। ठीक है, समझ में थोड़ा आ गया, थोड़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो ये आया, समझ में तो आना होगा। नागर शैली के मंदिर दिख रहा है। ये जहां शिखर है दोस्तों उसी के ठीक नीचे यहां गर्भगृह में मूर्ति है। अरे दिख रहा है क्या? शिखर है, शिखर पर ये गोलाकार आमलक का ऊपर ध्वज। कोई ना, इसको देखो तो इसमें समझो तो ये कलश लिखा हुआ ऊपर। अरे ध्वजा के पास में कलश है क्या? और जो कलश है ना दोस्तों, ये कलश है यहाँ पे, इसके बाद में गोल गोल सा बना हुआ, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? और ये क्या है? अरे क्या है? इसी के ठीक नीचे मूर्ति एक नहीं है। और इसके बाद में ये जो ऊंचा निकला हुआ है ये क्या है? और जो छोटा रह गया ये क्या है? समझ में आया क्या? ये शैली भारत की नागर शैली, नागर नागर शैली। तो मैं समझूं कि आपको समझ में आया। कोई भी मंदिर को देखो कि कहानी वही है, चाहे ये हो या वो। ठीक है, मैं हटा दूं, देख लिए अपने राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो यही मंदिर काम में आएंगे। यही कुल मिला की बात वो यही है। तो मैं चूंकि नागर शैली में आपको 5-7 बात लिखूंगा, तो आप लोग जो है इसको देख लो। ये ध्वज ऊपर कलश है, कलश के पास में आमलक है गोल आकार का। फिर एक ग्रीवा बीच में जो गर्दन है आमलक के, और इसके बीच में जो पतला ऐसा आमलक, शिखर और आमलक के बीच में जो गर्दन होती है उसे ग्रीवा कहते हैं। और जो मैंने बताया था श्रृंग और श्रृंग, बीच में जो भाग यूं निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्रृंग या श्रृंग। जो गैप होता है मंडप, अर्ध मंडप और गर्भगृह के बीच अंतराल यानी खाली जगह, ये शिखर है, ये गर्भगृह, महामंडप, बड़ा मंडप, अर्ध मंडप, छोटे मंडप आगे होते हैं, ये पास में होता है। वही कहानी है नागर शैली के मंदिरों की, वही कहानी। तो लिखा दो नागर शैली के मंदिर विशेष। चलिए तो लिखे गुप्त काल में शिखर युक्त, गुप्त काल में शिखर युक्त विशाल मंदिरों की परंपरा शुरू हुई। ये ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे, ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। गर्भगृह की छत सपाट नहीं होती, गर्भगृह की छत सपाट नहीं होती, कोमा इस पर शिखर बनाया जाता, इस पर शिखर बनाया जाता। शिखर पर आमलक, शिखर पर आमलक कोमा, आमलक कोमा कलश एवं ध्वज होता था। शिखर के ठीक नीचे, शिखर के ठीक नीचे गर्भगृह में मुख्य मूर्ति
स्थापित की जाती थी, मुख्य मूर्ति स्थापित की जाती थी। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ होता था। गर्भगृह के द्वार के पास सामने, गर्भगृह के द्वार के सामने एक विशाल दालान होता, विशाल दालान होता। दालान मतलब खाली जगह है, अरे सत्संग वास्ते, जिसे मंडप कहा जाता, जिसे मंडप कहा जाता। मंडप के पास अर्ध मंडप, मंडप के पास अर्ध मंडप होता था। इस शैली को, इस शैली को नागर शैली कहा गया। उत्तरी भारत एवं, उत्तरी भारत एवं मध्य भारत में, मध्य भारत में इस शैली का प्रचलन हुआ। ओके, तो भारत की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक, यानी महाराष्ट्र में उत्तरी महाराष्ट्र, यहां तक शैली जो थी वो थी नागर से। और इसके बाद ठीक दक्षिणी भारत, ये वाला दक्षिणी भारत जिसमें केरल और तमिलनाडु, दो ही जगह, तमिलनाडु एवं केरल, यहां एक शैली का प्रचलन हुआ जिसका नाम था द्रविड़ शैली। और इनके बीच में मिलीजुली शैली बेसर शैली। बेसर शैली बेसिकली कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में प्रचलित रही। तो तीन शैलियां भी चाहो तो क्षेत्रवार लिख दोगे। ये सीमा मध्य महाराष्ट्र की है। बना तो फटाफट भारत, छोटा मोटा ऐसा वैसा बने जैसा, अरे ऐसा नहीं बनना तो कोई ना। आप चाहें तो यूं भी बना सकते हैं, पता लगना चाहिए। आ जाइए, आ जाइए। तो मेरे हिसाब से तीनों शैलियां आपने बना दी। अब प्यारे दोस्तों, हमें से होशियार कौन है जो मुझे बताए पंचायतन शैली का क्षेत्रफल कौन सा इलाका? दोस्तों तो ध्यान रखें, पंचायतन कोई तीनों से अलग शैली नहीं है, नागर शैली की उप शैली है। पंचायतन शैली मंदिरों की शैली नहीं है ना, पंचायतन शैली मूर्तियों की शैली है। जब मूर्तियां मंदिर में, पांच जिनमें मुख्य देवता बीच में, चार देवता साइडों में, जैसे शिव मंदिर, इसको पंचायतन कहते हैं। तो पंचायतन शैली मंदिर शैली नहीं है, मूर्ति स्थापना की शैली है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करें। आपकी राजस्थान की कुछ गाइड में लिखा है ओशिया में पंचायतन शैली के मंदिर मिले, पागल है लिखने वाले। मंदिर नागर शैली के हैं, उन्होंने मूर्तियां पंचायतन शैली में रखी हुई, इसलिए पंचायतन शैली मंदिर शैली नहीं है। ये आपके आरएसपी में पूछ लिया, राजस्थान में पंचायतन शैली का संबंध है मूर्ति प्रकरण से, मंदिर प्रकरण से, देवता प्रकरण से, सत्संग प्रकरण से। अब याद रखना मूर्ति प्रकरण है इसमें, ज्यादातर मंदिर प्रकरण तो क्या लोग पंचायतन शैली का मंदिर बोलिया। अपनी किताबें भी ऐसी, कुछ कुछ पढ़ाते भी ऐसा ही, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तब प्रॉब्लम जाता है। तो डालो नोट नीचे, अरे एक नोट डाल दो, चाहे 10 रुपए का ही सही, लिखो। लिखना है पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित पंचायतन शैली
मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना, मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना से संबंधित है। ओके, हो गया काम। तो दोस्तों, अब यदि गुप्त काल के शिखरयुक्त मंदिरों की बात करें, तीन ही मंदिर अपने को पढ़ना है। तीन मंदिर कौन कौन से हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो आज इसी का हेडिंग डाल दो, आज तो यही पूरा होगा। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर मैं अभी पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। ये देवगढ़ गांव, देवगढ़ गांव ललितपुर जिला यूपी में, ललितपुर यूपी। पहले दोस्तों ये ललितपुर जिला नहीं हुआ था, तो पुरानी किताबों में झांसी लिखा है अभी भी, तो मैं अभी भी लिख रहा हूं झांसी के पास। लिख दूं क्या, या जरूरत नहीं है? ओके, क्योंकि पुरानी गाइडों में, नोट्स में भी यहां तक की झांसी लिखा है, झांसी के पास। अब ललितपुर नया जिला बना दिया यूपी में, मैंने ये जानकारी यहां दे दी है, यूपी। ये दोस्तों भारत का या गुप्त काल का प्रथम शिखर युक्त मंदिर माना जाता है। इसमें शेष साई विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, अब देखो, आज आप चले जाते हैं तो इतने मंदिर में दर्शन कर पाते हैं, और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए, और क्या है, रक्षाबंधन हर साल आता है, लेकिन परीक्षाएं हर साल नहीं लगेंगे, बस अब एंड आ रहा है जीवन का, ये मान लो। तैयारी कर लो आपकी बात, छोड़ो भावनाओं को इतना। आपकी क्लास में से दो तीन लोग ऐसे भी हैं जो गाँव ही नहीं जा रहे, मिले थे मुझसे बार, और कह रहे थे सर इतनी छुट्टी कर क्यों रही कोचिंग, बहुत रक्षाबंधन मना लिया, बहुत हो गई त्योहार, अब त्योहार मनाने का जज्बा नहीं है, अब आपकी बात सिर्फ पढ़ने के लिए आए। नाराज हो जाएंगे हमारी बहनें, मना लेंगे नौकरी लगने की बात, उनकी मुंह मांगी पसंद की साड़ियों से लेकर के जेवरात देकर, लेकिन अब की बार पढ़ना, फिर आगे से हमेशा रक्षाबंधन एकदम शानदार मनाना कि दुनिया देखे, लेकिन अब की बार पढ़ना। तो है बहुत सारे लोग, तो इतने उतावलापन काहे का? माना कि बहनों को बहुत चाव है, लेकिन तुम्हें बता दूं मैं, जानकारी दे दूं रक्षाबंधन की, बुरा मत मानना कोई भी। रक्षाबंधन भारत का त्योहार नहीं है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ना वैदिक संस्कृति का, ना ही मुस्लिम संस्कृति का। ये मध्य एशिया के तुर्क कबीलों की एक परंपरा, जिसको कि बाबर भारत में लाया था। सबसे पहले दिल्ली में रक्षाबंधन का पर्व बाबर ने मनाया था। इब्राहिम लोदी परिवार की कुछ महिलाओं से अपने कलाई पर राखी बंधवाई, इस बात की जानकारी चारों तरफ फैल गई थी। पहली बार किसी हिंदू ने शामिल होते हुए मेवाड़ की रानी कर्मावती ने राखी हुमायूं को भेजी थी, और पहली राखी खराब हो गई थी क्योंकि हुमायूं बचाने नहीं आया, भाई नहीं बन पाया। मुगलों का त्योहार है, तुर्कों का त्योहार है, धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए इस दिन किसी देवता की पूजा नहीं होती, क्योंकि ये संस्कृति का भाग नहीं है। लेकिन हम लोगों को तो दुनिया का कोई भी आदमी अगर बता दे बोले एक त्योहार और है ऐसा, बोले चल मना लेते हैं। मैं रक्षाबंधन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतिहास का ज्ञाता होने के कारण इसकी जड़ें जानता हूं। हमारी संस्कृति का भाग नहीं है, बस दुनिया भाग रही है, क्यों भाग रही है पता नहीं, भागती है। तो इतना भी क्या। तो दोस्तों, दर्शन करो देवगढ़ के दशावतार मंदिर के फटाफट। बहुत दूर से लो फोटो, तो ये रही, ये है। तो आप शिखर काफी कुछ टूट गया है, पत्थर से बना हुआ ईंटों का नहीं है भी। ईंटों का पहला मंदिर भीतरगांव का है, जो आपके पास नंबर 2 और 3। अब जो मैं मंदिर नंबर 2 और 3 आपको लिखाऊंगा वो ईंटों के बने हुए पहले मंदिर है। ये पत्थरों का बना हुआ था, शिखर इसका टूट गया है। सामने विष्णु जी सो रहे हैं, जगह मत, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। अरे मूर्ति दिखी क्या? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, दूसरी मूर्ति दिखा देते हैं। ये रही, इसमें सारी आगे क्या, ये भी मूर्तियां उसी मंदिर के, देवगढ़ के दशावतार की, ये भी मूर्तियां उसी मंदिर में मुख्य मूर्ति है। तो सो रहे हैं विष्णु जी आराम से, पैर पार भी दबाए जा रहे हैं, मालिश मुलिश चल रही है। जय हो विष्णु जी। तो शेष साई, शेष नाग पर साई सोए हुए विष्णु की मूर्ति, शेष यानी शेष नाग पर, साई का मतलब शयन करते हैं विष्णु की मूर्ति। एक लाइन में खेल खत्म। बात समझने की है, रट्टे मारने की नहीं है। तुम लोग समझ गए होंगे कि गुप्तकाल तो ज्यादा इंटरेस्टेड है सब कालों से। और जब मैं तुम्हें गांधी जी को लेकर मैं चल पड़ता था दांडी मार्च की ओर, तुम लोग सोचते थे वाह यार मजा आ गया, ऐसे महसूस होता था हम खुद भी दांडी मार्च में शामिल है। और जब लक्ष्मीबाई दांडी टोपी भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे, तब लग रहा था कि नहीं अभी तो हम भी वीर हैं। और यहाँ तो लग रहा है यार क्या मजा आ गया मंदिरों को देख करके। इतिहास ऐसा ही है, इसको पढ़ने वाला पढ़ने वाला होना चाहिए, बाकी बहुत सरल है। तो आज की क्लास बस यहीं तक।
मिलते हैं रक्षाबंधन के बाद, 2 मंदिर बचा लिए मैंने, आओगे तो याद दिलाऊंगा। इनमें से प्रश्न पूछते हुए तब तुम्हारी दशा बहुत खराब होगी, कुछ भी याद नहीं होगा। आंसर की मैं डलवा दूंगा, आऊंगा जब उस दिन पेपर भी ले आना, यहीं पर मैं सोल्व भी मेरे हिस्ट्री वाले क्वेश्चन करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं रक्षाबंधन के बाद। आप सब दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी बहनों को मुबारकबाद। ओके।